अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स कराची बोर्ड साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। जैसा कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, तो मैंने आज एक एफ़र्ट करी है कि जो 2022 में प्रीलियम एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके पेपर में जो एमसीक्यूज़ आए हैं वो आपके सामने लाए जाएं और जल्दी जल्दी उनका रिव्यू लिया जाए। क्योंकि टाइम कम है तो मैं कोशिश करूँगा कि तमाम एमसीक्यूज़ आपके सामने ले आऊँ जो एक एक करके कॉलेज के पेपर में आए हैं, और उनको हम जल्दी जल्दी देख लें कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है और क्यों आ रहा है। एक कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द अपना टाइम सेव करते हुए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते रहें। तो अभी मैं डीजे कॉलेज का जो प्रीलियम हुआ है इस साल 2022 का, इसके एमसीक्यूज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए आगाज़ करते हैं। तो बेटा ये आगाज़ करते हैं डीजे कॉलेज के प्रीलियम पेपर में जो एमसीक्यूज़ आए हैं। तो यहाँ पहला एमसीक्यू आपके सामने आ रहा है जिसमें इन्होंने नीचे 4 यूनिट दिए हुए हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा यूनिट लेंथ का नहीं है। आप नीचे देखें एंगस्ट्रॉम, आपने पढ़ा चैप्टर 9 में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं एक एंगस्ट्रॉम का, और छोटा यूनिट है लेंथ का यूनिट है। ऐसी माइक्रोन की बात करें तो माइक्रो से निकला है 10⁻⁻6 मीटर, यानी कि ये भी लेंथ का ही यूनिट है। माइक्रोन कि 10⁻⁶ मीटर को हम माइक्रोन कहते हैं, मैट्रिक यूनिट है ये लेंथ का। लाइट ईयर ये भी डिस्टेंस का यूनिट है कि एक साल में जो लाइट ईयर डिस्टेंस कितना स्पेस में कवर करेगी। तो इतनी तीनों डिस्टेंस हो गए लेंथ के। लेकिन जो रेडियन है आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है कि ये एंगल का यूनिट है कि एक रेडियन में 57.3 डिग्री होते हैं और एक पूरे सर्कल का एंगल 2π रेडियन होता है। तो रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगल, नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ। चलते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिटरमाइंस। तो बड़ा आसान सा है बेटे कि जो फोर्स है जब फोर्स एक्ट करती है तो उससे बनता है एक्सेलरेशन, यानी F=ma, यानी वो कहलाती है लीनियर एक्सेलरेशन। और टॉर्क जो है वो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है, तो टॉर्क से बनती है अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। जितना आप टॉर्क बढ़ाते जाएंगे उतना उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा। जैसे कि फोर्स और लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशन है, ऐसी टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन है कि आप टॉर्क बढ़ाएंगे तो अल्फा भी बढ़ेगा। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एंगुलर एक्सेलरेशन का ताल्लुक नेट टॉर्क से है। चलते हैं आगे। बेटा अगला सवाल आ रहा है रिलेटेड डायमेंशन से रिलेटेड है ये कि नीचे यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पिक करना है कि इन ऑप्शंस में जो 2 पेयर आए हुए हैं, क्वांटिटीज आई हुई हैं, उनमें से किस पेयर का डायमेंशन सेम नहीं है। यानी कि हम देखना पड़ेगा वर्क और एनर्जी, आपको पता है दोनों की डायमेंशन सेम होती है। वर्क के फॉर्मूले से बना लीजिएगा आप लोग F.D, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से बना लें, डायमेंशन सेम आएगी। वर्क और टॉर्क की डायमेंशन भी आप फॉर्मूले से बना लीजिएगा, सेम आएंगी। मोमेंटम और इम्पल्स, तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी और इम्पल्स भी होता है चेंज इन मोमेंटम, तो इट मीन्स इनकी भी डायमेंशन भी क्या होंगी, सेम। लेकिन ये जो आखिरी क्वांटिटी आ रही है दो, मास की डायमेंशन m हो जाएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसका एक फार्मूला है I=r² ओमेगा, यानी कि यहाँ पर l पे स्क्वायर आ रहा होता है, तो इसलिए मास में सिर्फ m आ गया, लेकिन यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में l पे स्क्वायर, इसलिए इनकी डायमेंशन सेम नहीं है। तो यही ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। बेटा ये अगली जो सवाल है ये रिलेटेड है न्यूमेरिकल से। एक न्यूमेरिकल इस टाइप का अपने चैप्टर 4 में करा है कि जिस एंगल पर जो रेंज है और उनके जो 1/3 का रिलेशन आ रहा था, आपको याद आया होगा। चौड़ा काम का वाली है अगला किस एंगल पर आ रहा है और हाइट दोनों कुछ फोर्स दी हुई हैं, बिल्कुल वैसे ही न्यूमेरिकल हमने किया था। जब करेंगे फोर्स का जो वर्ड रेंज का फॉर्मूला 0 होता है, या फ्रिक्शन फोर्स है, इलास्टिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उधर लगा देंगे, हाइट प्रेजेंस शो करती हैं। लेकिन लास्ट में लिखा है सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको पता है जब ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा होता है इक्वल रखेंगे उसके ये आखिर में रिलेशन बनेगा, यानी कि tan इनवर्स बराबर आ जाएगा 4 मूव कर रहा होता है वो जस्ट अरेंज करेंगे उसको टेंजेंट, ये आप खुद कर लीजिएगा, रेडियस के परपेंडिकुलर। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। दें आई होप इसको ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो इस तरीके का होता है, लेकिन जो सेंट्रल फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है। तो यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल बनता है सेंट्रीपिटल फोर्स में वो बनता है 90 डिग्री। इसलिए जब हम वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे F cos थीटा वाला, तो cos 90 क्या हो जाएगा 0। इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वर्डन है वो क्या आएगा 0, यानी वो
बॉडी पर एक्ट तो कर रही है लेकिन उसकी जो वर्डन है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो परपेंडिकुलर हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के। तो इसलिए लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। बेटा अगला सवाल यहाँ दिखाई जा रहा है कि एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर दोनों सेम हो गई तो वर्क इज डन एट, तो बताना ये कि किस टाइम के हिसाब से वर्क हो रहा होगा। कि अगर एवरेज पावर भी जो है वही आ रही हो और इंस्टेंटेनियस पावर भी वही आ रही हो तो ये वर्क होगा यूनिफॉर्म रेट पर, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब वर्क हो रहा होगा तो उससे एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल। अगला सवाल नंबर 7 कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के दरमियान एक सवाल आ गया है कि इनके मोमेंटम सेम है, मोमेंटम इनका सेम है, तो बताएं कि किसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। थोड़ा सा स्लो होकर समझेंगे इस सवाल को। देखिए हमें यहाँ पे पहले तो पिक करना होगा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी रिलेशन क्या आ रहा है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी mv, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो अगर आप के के फॉर्मूले को m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ऊपर आ जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m। अब m स्क्वायर v स्क्वायर का स्क्वायर होल पे ले जाएं तो mv बन गया मोमेंटम, यानी इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम यानी p का स्क्वायर अपॉन 2m। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं है, बल्कि आप जब मोमेंटम को 2m से डिवाइड कर रहे हैं तो बन रही काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स मास डिवाइड में आ रहा है, तो अब जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तो इन चारों पिक करना होगा किसका मास सबसे लाइटर है। तो एज यू नो इलेक्ट्रॉन इज द मोस्ट लाइटेस्ट पार्टिकल अमंग दीज फोर, यानी कि अल्फा पार्टिकल सबसे हैवियर है, फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, आखिर में क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है लेकिन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, जब भी वो सेम मोमेंटम बना रहा है एज कम्पेयर टू अदर थ्री। तो यूँ इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट आंसर। टाइम कम है, आप जल्दी इसको पढ़ते जाइए और याद करते जाइए। चलते हैं आगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने एक ग्राफ बनाया है वर्क और टाइम के दरमियान में। तो एज यू नो वर्क को डिवाइड करें टाइम से क्या मिलता है, पावर। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, पावर आ जाएगा। और जो वो कह रहे हैं जो ग्राफ से लाइन बनती है उस लाइन से हम क्या ऑब्टेंड करेंगे, उसकी लाइन को हम स्लोप कहते हैं, तो उसमें पावर मिलती है। तो आई होप भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। डीजे कॉलेज के एमसीक्यूज को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर सवाल आ रहा है कि जब किसी बॉडी को घुमाया जाता है डोरी से बांधकर एक सर्कल में, तो आप बताइए कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सप्लाई कर रहा है। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको पता भी जैसे हमने डोरी से बांध के किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाया सर्कल में, तो जिनको मेन कनेक्शन है वो किससे, स्ट्रिंग से है। स्ट्रिंग वो फोर्स जनरेट कर रही है जिसको हमें ज़रूरत है उसको सर्कल में घुमाने की, और यूँ वो जो फोर्स है उसको हम कहते हैं टेंशन। तो टेंशन इज़ द मेन कॉज फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम स्प्रिंग को हटा दें या काट दें तो ये एफ क्रिएट नहीं करेगा। तो टेंशन इन ए स्ट्रिंग इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन। अगला सवाल ये है कि सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो कितना एंगल बनाता है। तो बहुत ही सिंपल है कि आप अगर एक्स एक्सिस पे देखें तो जैसे जैसे आप मूव करेंगे सर्कुलर पाथ पर, आर्क पर, तो एंगल बढ़ता जाएगा। और सर्कमफेरेंस क्या होता है, पूरा दायरा। इट मीन्स जब पूरा सर्कल कंप्लीट हो तो एंगल क्या बनेगा, 2 पाई रेडियन। एक पूरे सर्कल का एंगल क्या होता है, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री, इसलिए 2 पाई रेडियन इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर आ गए हैं। अगला सवाल ये है कि एंगुलर स्पीड मांग रहा है अर्थ की स्पिन मोशन की। आपको पता है कि अर्थ स्पिन मोशन कर रही है, इसे दिन और रात बन रहे हैं और ये पूरा चक्कर कंप्लीट करती है अपना 24 घंटे में, यानी एक दिन में चक्कर मुकम्मल होता है। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि वो उसकी स्पीड क्या है जब अपना रोटेशन कंप्लीट करेगी एक दिन में। तो आपको तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन टाइम। तो एक पूरे चक्कर के लिए अर्थ के लिए एंगल हो जाएगा 2 पाई, तो ऊपर 2 पाई आ जाएगा डिवाइड बाय टाइम। टाइम ये लेगा 1 डे, यानी कि 24 आवर कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। जब 24 आवर को सेकंड में लाएंगे 2 पाई से डिवाइड कराएंगे तो आंसर लास्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसको आप खुद देखिएगा। लेट्स मूव ऑन। अगला सवाल ये, अगर कोई बॉडी एसएचएम एग्जीक्यूट कर रही हो तो नीचे दी हुई कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। जो टोटल एनर्जी, आपने ये लॉ पढ़ाई है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी अप्लाई होता है एसएचएम के ऊपर, कि ड्यूरिंग एसएचएम एनर्जी के टोटल अमाउंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है।
बेटा अगला यहाँ पे आ रहा है कि लेप्लास करेक्शन के मुताबिक प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव थ्रू एयर इज कंसिडर्ड फॉलोइंग थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो बहुत इजी सा है, आपने याद किया होगा न्यूटन फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो वहाँ हमने देखा था कि उसका फॉर्मूला शुरू में न्यूटन ने बनाया था, v इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन रॉ, यानी फिर बाद में लेप्लास ने उसको करेक्ट करा और गैमा का इजाफा किया। तो गैमा से ये प्रूव हुआ कि जो प्रोपगेशन साउंड वेव है ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एडियाबैटिक है, यानी कि इसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, इतनी जल्दी से ये होता है कि हीट बाहर नहीं आ पाती। तो एडियाबैटिक याद रखिए लेप्लास करेक्शन के लिए। बेटा अगले क्वेश्चन पर आ गए, साइलेंस जोन टेक्स प्लेस ड्यू टू, यानी कि साइलेंस से मुराद की खामोशी उस जगह पर हो जाए किसी भी हॉल में, वहाँ पर आवाज़ ना पहुँच रही है, तो उसकी वजह क्या होती है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है कि आवाज़ की जब वेव्स मिलती हैं तो उनका नेट इफेक्ट क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो कहलाएगा साइलेंस जोन, इसको याद रखिए। चलते हैं आगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डज नॉट एग्जिबिट, ये डू नॉट एग्जिबिट। तो आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को पढ़ा है चैप्टर 8 के अंदर, ये साउंड वेव होती हैं, कंप्रेशनल वेव होती हैं, कंप्रेशन रेफ्लेक्शन बनते हैं इसमें। तो इसमें ये लास्ट ऑप्शन है पोलराइजेशन, ये फिनोमेना ट्रांसवर्स वेव में तो हो सकता है, जहाँ प्रोपगेशन जो वेव होती है वो परपेंडिकुलर होती है मीडियम के, या प्रोपगेशन ऑफ वेव डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम की परपेंडिकुलर होती है ट्रांसवर्स में, लेकिन लॉन्गिट्यूडल में क्या होती है, पैरेलल। तो पोलराइजेशन वाला फिनोमेना लॉन्गिट्यूडल वेव में नहीं हो सकता, ये ट्रांसवर्स में होता है। बेटा अगला सवाल बहुत सिंपल था, यंग डबल स्लिट में फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला सबको पता है, लैम्डा एल अपॉन डी, इसको याद रखिए। अगली ब्लैंक में कह रहे हैं कि अगर कॉन्वेक्स लेंस लार्ज अपर्चर की उनकी हाइट ज़्यादा हो, फेज टू कन्वर्ट द लाइट रेज इंसिडेंट टू अ सिंगल पॉइंट, तो उसमें क्या बीमारी आ गई है, क्या डिफेक्ट आ गया है, तो उसमें डिफेक्ट आ गया है स्फेरिकल एब्रेशन। आपको याद आया होगा कि जब हम ये प्रॉब्लम को सही करते हैं तो हम एजिस को जो है पॉलिश कर देते हैं ताकि वो इस्तेमाल ना हो, तो स्फेरिकल एब्रेशन आ जाता है जब भी वो जो है ज़्यादा हाइट को कम किया जाता है, अपर्चर को कम किया जाता है। चलते हैं आगे। फिर अगला सवाल आ गया है सामने आपके, और देखते हैं ये डेफिनेशन लग रही है वेव फ्रंट की, बिल्कुल ऐसा ही है। चैप्टर 9 में ये है, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ मीडियम हैविंग द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड वेव फ्रंट, ये इसकी डेफिनेशन है। चलते हैं आगे। माइकलसन इंटरफेरोमीटर कैन बी यूज टू फाइंड, तो आपने फॉर्मूला बनाया था माइकलसन में, याद होगा, x इक्वल टू एम लैम्डा अपॉन 2। तो अब इससे डिस्टेंस मिरर का निकाल लेते हैं, और लैम्डा वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट निकालने के लिए इस फॉर्मूले को अरेंज किया जाता है न्यूमेरिकल में, आपने देखा है। तो माइकलसन कैन बी यूज टू फाइंड wavelength, interferometer used to find wavelength of light. Move on. बेटा अगला सवाल आसान सा है, चैप्टर 2 से है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्टिंग एट राइट एंगल। बहुत सिंपल है, रेक्टेंगुलर कंप्यूटर फार्मूला बनाए आपने, एफ अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, कि जब एंगल 90 डिग्री बनेगा तो लॉ ऑफ कोसाइन भी लगाएंगे, तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स डायरेक्ट अब लगाते हैं एफ एक्स स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, उसका फिर सम करके रूट लेंगे तो आंसर आएगा 10 न्यूटन। आगे चलते हैं। व्हेन साउंड वेव इंटर इन डिफरेंट मीडियम द क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज, तो आपका फ्रिक्वेंसी अनचेंज रहती है, इसको याद रखें, यानी बाकी से चेंज हो जाएंगी चीज़ें लेकिन फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। बेटा अगला सवाल आ गया सामने, देखें ये पेपर बन गया था प्रीलियम का, हमें इसको सॉल्व करना है, तो अगर कोई इसमें प्रॉब्लम भी है तो कवर अप करना होगा। जैसे कि यहाँ देखें आप कि हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट जी, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर पी दिया हुआ है, हमें सिंपल माइक्रोस्कोप में याद है डेरिवेशन करी थी, एम का फॉर्मूला बनाया था मैग्नीफाइंग पावर का 1 प्लस डी अपॉन एफ, तो वहाँ इस जगह पर हमने एम को बनाया था डी अपॉन पी, आपको याद आया होगा। तो इसमें यहाँ पर ये कह रहा है कि बताइए उस लेंस की मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला एम को डी अपॉन पी, तो डी 25 सेंटीमीटर लिया था तो 5, तो यहाँ डायोप्टर नहीं आना चाहिए, इसका यूनिट होता नहीं है, लेकिन 25/5 आंसर क्या आएगा 5, तो इसलिए यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर 5 आएगी। चलते हैं आगे। ड्यूरिंग लॉन्ग जंप एथलीट रन्स बिफोर टेकिंग द जंप फॉर, तो बहुत ईजी सा है कि जब लॉन्ग जंप लेनी होती है तो एथलीट थोड़ा पीछे हट जाते हैं और पहले फिर वहाँ से जो है जी
दौड़ते हुए आते हैं, तो इससे उनको क्या मिल जाता है, मोमेंटम उनका बढ़ जाता है और लॉन्ग जंप लेने में आसानी होती है। अगला सवाल कि विच शोज द करेक्ट रिलेशन। तो आपको पता ही है कि फार्मूला क्या है, किसका फार्मूला, भाई टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2vi साइन थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट क्या होता है, vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इन दोनों को आपस में इक्वल करके जब चेक करेंगे तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि आखिर टाइम टोटल लिखना था, तो वो टोटल टाइम को अगर आप जी से मल्टीप्लाई करें टी स्क्वायर डिवाइड बाई 8, तो ये रिलेशन आप खुद बना लीजिएगा कि एक तरफ रखिएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और एक तरफ रखिएगा हाइट का फॉर्मूला। तो हाइट को छोड़ दीजिएगा, ये कह लें कि आप हाइट को अरेंज कर कर ये फार्मूला रिलेशन बना सकते हैं, जी टी स्क्वायर अपॉन 8। इसको ट्राई कर लीजिएगा। हम चलते हैं आगे जी। अगला है बॉडी को रिवॉल्व करिए एक्स वाई प्लेन में क्लॉकवाइज। तो याद रखिए यहाँ पे राइट हैंड रूल लगेगा। और अब यहाँ ये कह रहे हैं कि आपसे अगर ये एक्स वाई प्लेन पर आता है, जैसे एक्स वाई प्लेन आप एरो बनाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के चलती है उस तरफ, और राइट हैंड रूल जब लेंगे तो उससे आपका थंब कहाँ जाएगा, इनसाइड। थंब कहाँ जाएगा, इनसाइड द पेपर, क्योंकि अब आ रहे हैं एक्स से वाई पर और क्लॉकवाइज आ रहे हैं। तो ये नेगेटिव जेड एक्सिस बनेगा, क्योंकि बाहर अगर होते तो पॉजिटिव जेड एक्सिस होता, ये अंदर जाएगा आपका हाथ, तो इट मीन ये नेगेटिव जेड एक्सिस अंगूठा शो कर रहा है। तो ये करेक्ट आंसर है इसका। अगला से बड़ा आसान सा है कि एंगुलर वेलोसिटी मांग रहा है, आपको पता ही है मिनट हैंड, यानी क्लॉक के अंदर जो मिनट वाला कांटा होता है वो अपना जो पूरा चक्कर है वो कंप्लीट करता है 60 मिनट्स में, 1 आवर में पूरा करता है। तो अब आप क्या करेंगे, ऊपर तो आपके पास आ गया 2 पाई, पूरा चक्कर करेगा 2 पाई, आपके पास ओमेगा फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टाइम। तो ऊपर जो 2 पाई आ गया, नीचे 1 आवर, उसको 3600 सेकंड बन जाएंगे। बाद में 2 से 36 कैंसिल हो जाएगा 18, तो पाई अपॉन 1800 ये आ रहा है मिनट हैंड की स्पीड। आप इसको आराम से देखिए। एमसीक्यूज आगे बढ़ाते हैं। 34.4 रेडियन को कहा जा रहा है कि कन्वर्ट कर दें रेवोल्यूशन में। तो एक न्यूमेरिकल है चैप्टर 4 के अंदर सर्कुलर मोशन वाला, वहाँ पर ये पढ़ेंगे कि भाई एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं। इट मीन्स अगर हमें रेडियन से रेवोल्यूशन में जाना है तो हम इस वैल्यू को 2 पाई से डिवाइड कराएंगे। जब डिवाइड करें तो आंसर आएगा 5.47। तो क्योंकि यहाँ पे आंसर काफ़ी क्लोज है तो 5.47 को राउंड ऑफ किया तो 5.5 बन जाएगा। तो इसलिए 34.4 रेडियन में 5.5 रेवोल्यूशन हमारा करेक्ट है। अगला सवाल ये न्यूमेरिकल है, तो एक टाइप का पूरा इसमें टाइम लग जाएगा, इसको आप खुद कीजिएगा कि इसमें यहाँ पर प्रोजेक्टाइल थ्रो कर दिया हॉरिजॉन्टली, स्पीड दी हुई है 40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द हाइट ऑफ 100 मीटर। इस न्यूमेरिकल में आपने किया था भाई, हमें वी आई एक्स दी हुई है 40 मीटर पर सेकेंड, वी आई वाई 0 हो जाएगी। और अब डिस्टेंस दिया हुआ 100 मीटर, कह रहे हैं भाई बताएं ग्राउंड तक पहुँचो कितना टाइम लगेगा। तो आप लगाएंगे सेकंड इक्वेशन मोशन एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर, और वहाँ पे एस दिया हुआ है 100 आपको, वी आई वाई शुरू में 0 होगी और ए आप 9.8 लेंगे, और यहाँ से जब टाइम निकालेंगे तो आखिर में आंसर आएगा 4.5 सेकेंड। इसको खुद देख लीजिएगा। अगला थोड़ा बड़ा आसान सा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग मोशन, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो होती ही नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होती, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी चेंज नहीं होती, इसलिए 0 आएगा। 0 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल कि दो बॉडीज के मासेस दिए हुए हैं, एक m1 हो गया एक m2 हो गया, और ये कनेक्टेड हैं बाय पुली और दोनों हैंग हुए हैं। तो ये केस 1 है चैप्टर 3 के अंदर, जो आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाया था m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो अब उसमें m1 को 3m ले लेंगे, m2 को m ले लेंगे, 3m माइनस m ऊपर 2m आ जाएगा, नीचे प्लस हो रहा है 4m आ जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हाफ, m से आएगा, तो g अपॉन 2 इज द करेक्ट आंसर। इसको आराम से देखिएगा। अगला थोड़ा सा आंसर है कि भाई 2i इंटू 4j, तो स्केलर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 4 द 8, और i क्रॉस j आपने पढ़ा है k के बराबर होता है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 8k। आई होप ये आपको आसान लगा होगा। बेटा अगला एमसीक्यू दोबारा से चैप्टर 2 से आ रहा है, बहुत आसान सा है कि एंगल बिटवीन 2i एंड 3j। आपको पता है i जो यूनिट वेक्टर वो x के अलॉन्ग है और j यूनिट वेक्टर y के अलॉन्ग है, तो x और y के दरमियान एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, इसलिए 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। लास्ट वन पर आ गए हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज ऑलवेज पैरेलल
टू इट्स एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एंगुलर सिंबल है एल, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल है ओमेगा। तो एल और ओमेगा आप जितनी डायग्राम देखें बुक के अंदर, ये हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे। जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होगा। तो आई होप ये पैरेलल आपको याद रह जाएगा। फिर एक बात कहूँगा बेटे कि आप पास्ट ईयर्स के एमसीक्यूज देखते जाइए, जब उनको आप अच्छा कवर कर लें तो फिर आप प्रीलियम पेपर के भी देख लें, ताकि आपका ये सेक्शन अच्छा रेडी हो जाए। आई होप आप पुरअतमाद होंगे और आपने बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, कॉन्फिडेंट रहना है। जितना आप रिलैक्स रहेंगे, अपने काम रहेंगे, उतना पेपर इंशाल्लाह आपका अच्छा होगा। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।